तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़ क्यों नहीं देते अगर ये मानते हैं कि दंगा भाजपा ने कराया है तो। ये चुनाव होते ही भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। इनको माफ नहीं करेगी जनता और इनका हो गया अभी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कहनी बड़ी आसान है कि पीएम मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ जो है सभी पार्टी एकजुट हुई है, लेकिन उस मैसेज को आप जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? 9 साल में अगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी की आप गिनेंगे कि क्या क्या उन्होंने अच्छे काम किए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ स्लोगन्स मिलेंगे। से ये तो बेशर्मी से ही सारा कुछ इनका चलता है, छाती ठोक के करते हैं। इतनी ये तो छोटी सी बात है, वो तो खुलेआम कर रहे हो आप। 3 तरीके हैं भाजपा के चुनाव लड़ने के और सरकार बनाने के। जब आप चंद्रयान अभी लैंड करने वाला है चंद्रमा पे, और आप प्रधानमंत्री का फ्लाइट यहां मणिपुर लैंड नहीं कर रहा है, मणिपुर में दंगा हो रही है जी, हरियाणा में दंगा हुआ, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। एक ही चीज कॉमन है, भाजपा की सरकार। अगर आपको बुलडोजर ऐसे ही चलाने हैं तो फिर सारे कोर्ट और सारी चीजें बंद कर देते हैं भाई, फिर जहां होता है बुलडोजर खड़ा कर दो। आम आदमी पार्टी के चाणक्य राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के करीबी संदीप पाठक जी आज हमारे साथ हैं। संदीप पाठक जी पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और जब विधानसभा चुनावों में जो जीत हुई, सरकार बनी, उसमें उनकी अहम भूमिका थी। इसके अलावा उन्होंने पार्टी को बूथ लेवल तक खड़ा करने में काफ़ी अहम योगदान अपना निभाया है। आगे भी इनकी मेहनत अभी भी जारी है। आगामी जितने भी विधानसभा और लोकसभा जो चुनाव होना है, उसमें भी इनकी जी तोड़ मेहनत लगातार जारी है। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। थैंक यू। संदीप जी, इन दिनों आम आदमी पार्टी को लेकर जब से आपका गठबंधन हुआ है, कई सवाल चल रहे हैं चर्चाओं में। तो मुझे लगता है उन सभी सवालों के जवाब हमें इस इंटरव्यू में मिलने वाले हैं। लेकिन उन सभी सवालों से पहले मैं एक सबसे अच्छा जो मतलब आपके बारे में जो सबसे अच्छी बात कही जाती है कि आप एक छोटे से शहर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने, यानी एक आईआईटी प्रोफेसर से आप कैसे एक नेता बने, और वो भी इतने बड़े कि राष्ट्रीय संयोजक के आप इतने ज़्यादा करीबी है, चाणक्य कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना सफ़र बताएं। काफी अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग भी है। सफर बहुत लंबा है। कई बारी जब हम देखते हैं तो बड़े हम थोड़े से हिस्से को देखते हैं और लगता है कि सफलता मिल गई, बट सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से आता हूँ। मेरे पापा जी आज भी मेरे पेरेंट्स आज भी गांव में रहते हैं और खेती करते हैं हम लोग। वहाँ से फिर मैं जब 9.5 साल का था तो अपनी बुआ के यहाँ मैं रहने आ गया था बिलासपुर में, और फिर अपनी बुआ के यहाँ रह के ही आगे की पढ़ाई की। फिर पढ़ते गया। एक बड़ा क्लियर था कि मिडिल क्लास परिवार से आते थे तो पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। ऐसे करते करते पीएचडी के लिए मैं कैम्ब्रिज गया, फिर उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए ऑक्सफोर्ड गया, फिर उसके बाद एमआईटी है वहाँ गया। तो ऐसे लगभग 9 साढ़े 9 साल टोटल मैं इंग्लैंड में और अमेरिका में रहा। फिर मैं इंडिया वापस आया, वापस आके आईआईटी में प्रोफेसर बन गया। आईआईटी में मैं एसोसिएट प्रोफेसर था, और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। सांसद बना दिया पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने, और अभी राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। कहने का मतलब जर्नी तो ऐसे एक लाइन पे दिख रही है, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष बहुत रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की एक खासियत आपको किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो पार्टी मेरे जैसे आदमी को सांसद बना सकती है, आप ये मान के चलो कि कुछ तो अलग है, कुछ तो बात है इसमें। आप किसी भी दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को जाकर देखो, क्या मेरे जैसा कोई दिखता होगा बड़ा साधारण सा, इतने यंग एज में मुझे इतना बड़ा पोस्ट दे दिए? कुछ तो बात है इस पार्टी में। जब बड़ी चर्चाओं में रहा दिल्ली अध्यादेश बिल पेश किया गया संसद में, तो आपने बीजेपी सांसदों से खासकर एक बात कही कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और उसके बाद वोट करें। तो आपको क्या लगता है उसका कोई असर पड़ा? और जितने लोगों ने उस बिल के विपक्ष में विरोध किया, आप यानी आपके हक में जिन्होंने विरोध किया, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उन पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो जिन भी सदस्यों ने, सांसदों ने और पार्टी के लोगों ने जी, हमें समर्थन दिया, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सबको चिट्ठी भी लिखी थी थैंक यू जी, बोलने के लिए, और पूरे सदन में भी जिस तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया
और संजय सिंह जी को तो सस्पेंड कर दिया गया था। बिल्कुल। हम लोग काफ़ी यंग से थे, तो सदन के अंदर भी जिस तरीके से उस दिन जिस दिन वोटिंग थी काफ़ी ने सपोर्ट किया, तो बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और भाजपा के सांसदों को, सदस्यों को हमने ये कहा था कि अपनी अंतरात्मा की सुनो, क्योंकि दो परिस्थितियां होती है। एक परिस्थिति तो होती है कि छोटे मोटे राजनीतिक हितों की लड़ाई हो, वहां पर हम नहीं कहेंगे कि अंतरात्मा की सुनो, हम कहेंगे कि अपनी पार्टी की सुनो जी। लेकिन कई परिस्थितियां जो कि कभी कभी जीवन काल में आती है, वहां पर हम ये मान सकते हैं कि देश सर्वोपरि है। तो जो भी धर्म है, धर्म का साथ दो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, धर्म का साथ दो। जी। और अगर आपकी पार्टी आपको लगता है कि अधर्म के साथ है तो आप उनको छोड़ो। तो हमने रिक्वेस्ट किया था, फर्क नहीं पड़ा जो भी है, पर हमने अपना धर्म निभाया था, बाकी उनकी मर्जी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी आप ही का साथ दिया, वो बिल के विपक्ष में ही खड़े होकर आए, तो उन पर आपकी क्या राय है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, कोई भी थिंकिंग पर्सन जी। जिसको देश से मतलब है, वो इस बिल का सपोर्ट नहीं कर सकता। इस देश का आधार ही जनतंत्र है, और जनतंत्र को आप घटाकर या छोटा करके जी। या हटाकर इसको चार अफसरों के हाथ में दे रहे हो, तो ये कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, उसके कई अलग कारण हैं। उनके नेताओं से भी मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के भी इतने सारे लीडर उस दिन मिले और सारे अंदर से बड़े दुख से कह रहे थे कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, विप जारी था, लेकिन हम मानते हैं कि ये गलत हुआ। तो ठीक है, हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपनी पार्टी का विप मानिए। अंत पंत में इंसान को, ऊपर वाले को मुंह तो दिखाना पड़ता है। जी। नीचे जमीन में परिस्थितियां जो भी रही हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, तो हमारी तरफ से तो सबको निवेदन यही था कि अंतरात्मा की सुनो और इस बिल का विरोध करो। ये जनतंत्र के खिलाफ है, ये केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये जनतंत्र जनता के खिलाफ है। अब आगे संदीप पाठक जी, क्या आपकी आगे तैयारी है कि दिल्ली का विकास क्या जिस स्पीड से चला आ रहा था उसी स्पीड से चलता रहेगा, या उसमें कुछ कमी आएगी अब? देखो, हम लोग तो दीवाने लोग हैं, देश के लिए जी। निकले हैं कफन बांध के। जितनी जी। भी चैलेंजेस होंगे, जो भी मुश्किलें होंगी, उससे निपटेंगे। ऐसा नहीं है कि जिस दिन से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से काम रोक रोक के परेशान करने में और अड़ंगे डालने में कोशिश कर रही है। बावजूद उसके सरकार ने काम किए, बावजूद उसके सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। आज की नई परिस्थितियों में जब इन्होंने सारे पावर छीन लिए हैं, चारों तरफ बंदिशें लगा दी हैं, इस परिस्थिति में भी हम कोई ना कोई रास्ता निकालकर जनता को सफर करने नहीं देंगे। अब अगले ही साल में लोकसभा चुनाव होने, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। हर जगह दिखने लगा है कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं सभी एक्टिव हो चुकी है, अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाए। लेकिन उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और खासकर उन राज्यों में विधानसभा चुनाव है जहां आपकी पार्टी की मौजूदगी है या फिर अपने कदम जमा रही है पार्टी, जैसे गुजरात में जमाए, आप अब राष्ट्रीय पार्टी हो चुके हैं। तो उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? जितने भी विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें आप क्या रणनीति अपनाने वाले हैं, खासकर इस गठबंधन को मद्देनजर अगर रखा जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम आज एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। इन सभी राज्यों में हमारी, अब एक वॉलंटियर का बेस है, सपोर्टर है, सपोर्ट बेस है, लोग हैं, पार्टी है, संगठन है। सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। और वो अलग अलग समय पर पार्टी को कहते रहती है कि चुनाव लड़ना है। तो उनकी इच्छा का मान रखना पड़ेगा आपको, और पार्टी को भी निश्चित रूप से आगे बढ़ना है तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। इन सारे स्टेट्स में जो आपने नाम लिया, विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। जी। अब जो दूसरा प्रश्न आपने किया कि इस गठबंधन को ध्यान में रखते हुए अब उन पर क्या असर पड़ेगा, तो मैं फिर से बड़े साफ शब्दों में स्पष्ट करना चाहता हूं कि गठबंधन जो हुआ है जी। वो लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखकर हुआ है। गठबंधन जो हुआ है वो राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखकर हुआ है। विधानसभा चुनावों को लेकर संबंधित इस पे कोई बातचीत नहीं हुई है। लोकसभा को लेकर गठबंधन हुई है। आने वाले समय में इसको और डिटेल में
बातचीत करने के लिए, सीट्स और बाकी चीज़ें डिस्कस करने के लिए बॉम्बे में मीटिंग होगी बिल्कुल। इंडिया के घटक दलों की, वहाँ पर स्पष्टता आएगी। हमारे तरफ से ये स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। अब इसी साल में खासकर सबसे पहले देखें कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, आपने बड़ी अच्छी जीत दर्ज की, दूसरी बार भी की, तीसरी बार भी की। पंजाब में आपने बहुत अच्छी जीत दर्ज की, लेकिन वहाँ भी जो पार्टी हारी वो कांग्रेस थी। और अब जो आने वाले खासकर 3 स्टेट का मैं नाम लूँगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ भी कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी पार्टी या सत्ता में बैठी पार्टी कांग्रेस है। तो उसको लेकर क्या आपको कोई दिक्कतें आने वाली है? क्योंकि बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन उनके खिलाफ उस तरह से आप क्या लड़ पाएंगे जिस तरह पहले आप अटैकिंग मोड में हमेशा लड़ते आए? देखिए, देश के लिए जो ज़रूरी है वो करेंगे। जी। जनता के मुद्दे उठाना ही हमारा धर्म है और उसी के लिए ही राजनीति में आए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि हम सिर्फ कांग्रेस वाली पार्टी, कांग्रेस की जहां सरकार थी वहां पर हमने जी। हराया है। मैं बता दूं कि दिल्ली में एमसीडी में भाजपा की सरकार थी बिल्कुल। और उसको हमने यहाँ पर जी। हराया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी थी, हमारी सीटें भले ही कम आई हो, लेकिन इन्होंने ये तय कर रखा था कि 0 सीट लानी है, पर हमने 5 सीटें भी लाई, 40-41 लाख वोट मिले, 35-36 सीटों पर हम सेकंड पोजीशन पे रहे। तो एक चीज़ और है कि जिन भी इन राज्यों पर आप जाएंगे तो 2 ही प्रमुख पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जहां पर भी आप जाओगे इन दोनों से ही आपकी चुनौतियां प्रमुख रहेगी, इन दोनों पार्टियों से ही प्रमुख चुनौतियां रहेंगी। आज के बदली हुई परिस्थिति में जहां पर अब कांग्रेस के साथ ये राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत हुई है, इसको आगे देखना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। इसके लिए आगे की जो मीटिंग होगी उन मीटिंग्स में सारी स्पष्टता आ जाएगी। तो जैसे चलिए, ये तो हो गई राष्ट्रीय पार्टियों की बात, आप भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कई क्षेत्रीय पार्टियों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो अगर हरियाणा में बात करें, जैसे वहाँ दूसरी पार्टी है जेजेपी है, लेकिन पिछले जो नूह में जो हिंसा हुई उसमें कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की कुछ ऐसे रिएक्शन आए कि वो पार्टी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ। जैसे उन्होंने कहा कि उस शोभा यात्रा की पूरी तरह परमिशन नहीं थी, जो भी जिस भी तरह के बयान दिए। तो क्या इन पार्टियों का सहारा लिया जाएगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़ क्यों नहीं देते, अगर ये मानते हैं कि दंगा भाजपा ने कराया है तो? नहीं मानते नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि संकेत कहीं ना कहीं ऐसी तरह दिए गए, संकेत सियासी। या जी। संकेत या दिल में अगर थोड़ी सी भी है तो जी। छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये सारा दिखावा है, ढकोसला है। जनता ने जेजेपी को, जी। इनको देखकर बड़ी उम्मीद से जितनी भी सीटें जी। दी, जनता ने इन्हें बड़ी उम्मीद से सीटें दी थी। ये चुनाव होते ही भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। जनता, मैं घूमता हूं जनता में, बिल्कुल। इनको माफ नहीं करेगी जनता। आज उनके साथ शामिल हो गए, आप शामिल हो जाते हो सरकार में, और आज अब फिर ये बड़े संदेह से, बड़े वेग से, कंफ्यूज करने वाले स्टेटमेंट देते हो। आप इधर हो, आप क्या बोल रहे हो समझ नहीं आता। इनकी राजनीति खत्म हो गई, ये वन शॉट वंडर थे और इनका हो गया अभी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कहनी बड़ी आसान है कि पीएम मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ जो है सभी पार्टी एकजुट हुई है। लोकसभा चुनावों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उस मैसेज को आप जनता तक कैसे पहुँचाएंगे कि क्यों आप साथ आए हैं, क्यों गठबंधन बनाना पड़ा है? इसके अलावा देखिए, मैसेज बड़ा क्लियर है। आज आप देखिए देश की परिस्थिति क्या है। 9 साढ़े 9 साल में अगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी की आप गिनेंगे कि क्या क्या उन्होंने अच्छे काम किए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ स्लोगन्स मिलेंगे, फलाना स्लोगन, ढिकमा स्लोगन, ये स्लोगन, वो स्लोगन, वो स्लोगन। असली में क्या काम हुआ? क्या शिक्षा के क्षेत्र पर कुछ हुआ देश में? नहीं हुआ। क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्या रोजगार के लिए कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्या किसानों के लिए कुछ हुआ? उल्टा किसान बिल लाकर किसानों को दबाने का प्रयास किए थे, नहीं हुआ। क्या महिलाओं के लिए कुछ विशेष हुआ? नहीं हुआ। क्या विदेश नीति में जितना जितना ये गले लगाते हैं उस रेट से कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। इंडो चाइना का बॉर्डर में आज भी लड़ाई पेंडिंग है, बल्कि वो घुस आते हैं, क्या क्या करते हैं पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल के कार्यकाल में फायदा नाम का कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुए। इनकी कमाई क्या है मैं बताता हूं। इन्होंने सीबीआई को खत्म कर दिया। सीबीआई की आज कोई इज्जत नहीं करता है।
एक पहले होती थी ना सीबीआई, बोलने से मन में लगता था कि यार देश की इतनी बड़ी संस्था है, किसी के मन में सीबीआई के प्रति इज्जत नहीं रहा। ईडी को खत्म कर दिया इन्होंने। उसके बाद एक एक करके आप व्यवस्थाओं को ले लो, एक एक व्यवस्था को खत्म करने का, चोट पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं। जी, ईडी को लेकर अभी पिछले ही सत्र में मीनाक्षी लेखी ने एक बयान दिया था जिसको कार्यवाही से हटा दिया गया कि आपके घर ईडी आ जाएगी। तो उस बयान पर आपकी क्या राय? अभी क्यों हटा रहे हैं कार्यवाही से? ये तो बेशर्मी से ही सारा कुछ इनका चलता है, छाती ठोक के करते हैं। इतनी, ये तो छोटी सी बात है, वो तो खुलेआम कर रहे हो आप देखो महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने बनाई, मतलब यार इस संसार में कौन ऐसा आदमी होगा जिसको शर्म नहीं आ जाएगी इस तरीके की हरकत करते हुए। जनता ने वोट नहीं दिया, उनको इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 तरीके हैं भाजपा के चुनाव लड़ने के और सरकार बनाने के। पहला, शाम दाम दंड भेद पैसा धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतो। अगर चुनाव जीत गए तो बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले। चुनाव अगर हार गए तब फिर ये लाते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं, काउंसलर को, एमएलए को, सांसद को खरीदते हैं। अगर कोई नहीं बिकता है तो फिर इनके घर पे ईडी आती है, फिर सीबीआई आती है, फिर पुलिस आती है, फिर दूसरे कार्यवाही आते हैं, फिर धमकाते हैं, लोग फिर टूट जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो मीनाक्षी जी ने जो बोला वो बड़ा स्वाभाविक है और भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कर रही है, उसमें कोई नई बात नहीं। हालांकि उन्होंने वो मजाकिया तौर पर कहा कि ये मजाक था एक, पर मजाक भी जो सच में होता है, दिल में छुपा रहता है, वही मजाक में निकलता है ना। और कोई मजाक में नहीं बोला था, वो सामने वाले कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, विपक्ष दल के कुछ लोग, जो उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो वो धमकी दे रही थी कि खबरदार तुम्हारे घर भी ईडी आ जाएगा। अब मजाक पे भी करे तो चलता है, सही है उनके लिए। आपने अभी इंटरव्यू के शुरुआत में कहा कि हम यंग लोग हैं, लेकिन इन्हीं यंग लोगों ने ही, राघव चड्ढा जी ने, उनका बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। बड़ा मतलब अनप्रोफेशनल वर्ड है, लेकिन उन्होंने गर्दा काट दिया, गदर मचा दी, ऐसा बयान उनका था। लेकिन उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो वो फर्जी मामला जो भी था उस पर भी आपने अपनी राय रखी थी, एक बार वो बताएं कि वो क्या मामला था। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो अभी मैटर पार्लियामेंट के अंदर कमेटी के पास है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जो भी होगा, कमेटी की जो भी निर्णय होते हैं वो सभी सदस्यों को मान्य होता है जी। इस पे एक पॉलिटिकल एंगल था। पॉलिटिकल एंगल ये था कि भाजपा के सभी सदस्य सदन के बाहर आकर बार बार ये कह रहे थे कि राघव चड्ढा ने फ्रॉड कर दिया, राघव चड्ढा ने सिग्नेचर फ्रॉड कर दिए, फर्जी कर दिए। जी। इस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां कोई दस्तखत ही नहीं हुआ है, तो फर्जी और फ्रॉड का कहां सवाल होता है। बाद में बीजेपी वाले फिर शांत हो गए, वो बोलना बंद कर दिए। कहने का मतलब ये है कि पहले तो ये एक झूठ बोलते हैं, फिर उसको 1000 बार रिपीट करते हैं और जनता के मन में ये बैठाने की और भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ इतना था कि सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रपोजल दिया जाता है, वो सिर्फ एक प्रपोजल होता है। उस पर आप सभी पार्टियों के लोगों को जो एक्टिव होते हैं, उस मुद्दे पर अच्छी तरीके से अपनी बातें रखते हैं, सभी पार्टी के लोगों को रखकर आप प्रपोज करते हैं। वो सदन का प्रीरोगेटिव होता है, उसको एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन करना। उनको एक्सेप्ट सदस्य भी कह सकते हैं कि भाई मेरे को नहीं बनना आपकी सेलेक्ट कमेटी में, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये बड़ा सिंपल सा चीज था, उसको इन्होंने फ्रॉड कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। ऐसा कोई सिग्नेचर ही नहीं हुआ है। मीन्स उसे जबरदस्ती का तूल दिया गया, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। बेसलेस बात थी वो। आपके एक लोकसभा सांसद है सुशील कुमार रिंकू, उन्हें भी वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि जिस वजह से किया गया वो था कि वेल में आकर उन्होंने बिल फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंका। तो इसको आप कैसे मानते हैं कि देखिए, टेक्निकल चीज़ें अगर हम एक साइड में रख दें जी, तो अब सदन में मैं भी रहता हूँ, पूरे समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर सदन के अंदर भी कभी भी बहस के लिए तैयार नहीं होती है। मणिपुर का मैं बताता हूँ, 3 महीने हो गए मणिपुर में नरसंहार होते, आज भी ऐसे ऐसे खबरें आ रही है कि हत्याएं बंद नहीं हुई है। मतलब हम इस कैसे देश में जी रहे हैं कि 3 महीने तक हत्याएं और नरसंहार हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री के पास उस पर बोलने के लिए 2 शब्द नहीं है। ये कैसे संभव है कि 21वीं सदी में, जब आप चंद्रयान अभी लैंड करने वाला है चंद्रमा पे, और आप प्रधानमंत्री का फ्लाइट यहां मणिपुर लैंड नहीं कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी के पास 1 घंटे का समय नहीं है मणिपुर जाने पर? क्या मणिपुर को ये अपने लोग नहीं समझते? जबकि मणिपुर बॉर्डरिंग स्टेट है, वहां पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी
प्रशासनिक जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है जब एक बॉर्डर के स्टेट में। वो बेचारे वैसे ही अपने जीवन से त्रस्त है, और जब नरसंहार हो रहा है, 3 महीने हो गए, इस पर भी बहस करने तैयार नहीं सरकार। आप किसी कोई भी मुद्दा लेकर आओ, सरकार को बहस करनी ही नहीं करनी। इनको बस एक ही करना है, उठाओ, सस्पेंड मार दो, सस्पेंड मार दो, उसको कर दो सस्पेंड। यार रह के ही क्या मतलब है, जब आप वहां बोल ही नहीं सकते, जब कोई सुनने वाला नहीं है, तो बाहर काम करेंगे वहां, फिर मतलब क्या है। तो इसी तरह सर नू हिंसा में भी देखा गया संदीप पाठक जी कि जिस जज ने वो आदेश दिया था उस जज को भी वहां से बर्खास्त कर दिया गया, बुलडोजर एक्शन, इस पर आप क्या कहते हैं? मतलब दुख होता है, पहले तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है और गुस्सा भी होता है जी। आप एक कॉमन चीज देखिए, मणिपुर में दंगा हो रही है जी। हरियाणा में दंगा हुआ, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। एक ही चीज कॉमन है, भाजपा की सरकार। ये चुनाव, ये दंगे, जब जब चुनाव आने वाला होता है, दंगों का ये सहारा लेते हैं। जब जब भाईचारा बढ़ता है, इनके दिल में दर्द होने लगता है भाजपा वालों के, और उसको लड़ाई झगड़ा में बदल के, इस हरियाणा बड़ी शांतिपूर्वक चल रहा था जी। उसको ये खराब कर रहे हैं। अब ये आने वाले समय में भी कुछ खबरें और मैंने पढ़ा था कि फलाने तारीख को फलाने पे रोड शो कर रहे हैं, फलाने तारीख को फलाने रोड शो कर रहे हैं। आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। इनकी कोई सीआईडी है क्या, इनकी बातचीत सुनोगे मुख्यमंत्री का, मुझे माफ कीजिएगा खट्टर साहब को बोलते हुए, खट्टर साहब ने अब उम्मीदें छोड़ दी है। वो होते हैं ना कि आखिरी आते 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 कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो खट्टर साहब को अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि सरकार जा रही है, कोई टेंशन मत लो। तो अब वो टेंशन नहीं लेते, दरवाजा बंद करके कमरे में बैठे हुए हैं। और वैसी ही स्थिति मणिपुर के मुख्यमंत्री जी की है कि वो दरवाजा बंद करके बैठे हैं, बाहर का उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे एक ये चीज़ और जानना चाहता हूँ संदीप पाठक जी कि जो बुलडोज़र एक्शन है उस पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए जाते हैं कि अगर परिवार के एक जन ने कुछ किया तो आप उसके पूरे घर पर चला देते हैं बुलडोज़र। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि पूरे घर पर बुलडोज़र, तो वो तो सभी को सज़ा देनी हो गई एक तरह से देखा जाए। एक प्रश्न मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इस देश में कानून व्यवस्था है या नहीं है? जी। अगर इस देश में कानून व्यवस्था है तो जज का क्या काम है, जज का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का क्या काम है? अगर आपको बुलडोजर ऐसे ही चलाने हैं तो फिर सारे कोर्ट और सारी चीजें बंद कर देते हैं भाई। फिर जहां होता है बुलडोजर खड़ा कर दो, बुलडोजर के एक जगह स्टेशन बना दो, अलग अलग जगह, हाँ भाई यहां पे हुआ बुलडोजर भेज दो। मतलब ये मजाक कर रहे हो आप, 21वीं सदी में हो। यंग बच्चे जो पहली बार वोट देंगे उनको देख के शर्म आएगी ऐसी राजनीति को। बुलडोजर का क्या मतलब है, बुलडोजर का काम क्या है? इनकी राजनीति पे बुलडोजर चलेगा इस बार, इनकी राजनीति पे बुलडोजर चलेगा और इनकी जड़ें खोद के बुलडोजर चलेगा, खत्म करेंगे इसको इस बार। आपने, आम आदमी पार्टी ने कई भ्रष्ट नेताओं की एक सूची जारी की थी जिसमें लालू यादव जैसे कई बड़े नेताओं के नाम थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो नेता आपके साथ समर्थन में, गठबंधन में, तो इस पर भी जनता कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव तरह से ही देखेगी। नहीं, देखिए दो चीजें, आज देश के सामने क्या सबसे बड़ा चैलेंज है आप वो देखिए। देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी भी तरह उखाड़ कर फेंका जाए। साधारण तरीके से चुनाव लड़के भाजपा को ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किलें होती जाएगी दूसरी पार्टियों को। क्यों? सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन तक को ये नहीं छोड़ रहे हैं। आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी होती है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने की और इलेक्शन कमिश्नर चुनने की, उसमें अपने बहुमत रख रहे हैं। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनको रहना चाहिए उस कमेटी में, उनको नहीं रख रहे हैं, वो अपना बहुमत रख रहे हैं। अगर वो अपने किसी एक आदमी को वहां पर बैठा देते हैं तब तो पूरी चुनाव की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, फिर तो जनता का ट्रस्ट नहीं रहेगा चुनाव पर। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कब्जे पे कर लिए हैं, पुलिस को कब्जे पे कर लिए हैं, पूरे सारा सिस्टम इन्होंने ऐसा कब्जा और ग्रिप मार लिया है कि फिर चुनाव ईमानदारी से और पारदर्शिता तरीके से होना मुश्किल दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में सारी देशभक्त पार्टियों को, सारी पार्टियों को जो भी हो, इकट्ठे आना पड़ेगा। आज सवाल अपने राजनीतिक उद्देश्य का नहीं है। आज आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट देश है। इसके लिए जनता ये चाह रही है कि सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ो
और चुनाव लड़कर इस देश को इस बार एक बदलाव दो, एक नए ऑल्टरनेट और विकल्प दो। तो उसके सहारे जा रहे हैं। और जिनका भी आपने नाम लिया, जनता तो उन्हें चुनकर भेज ही रही है। जनता ने उन्हें बिहार में चुना, जनता ने वहां पर चुना, जनता ने बार बार उनको चुनकर दे रही है। हम अपने कर्मों का विश्लेषण कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारा वो सिद्धांत है, और उसी ईमानदारी के तहत ही आप देखेंगे कि हमको केंद्र की सरकार प्रताड़ित करती है। हमें बदनाम करने के लिए अब सारे ये जो जेल में हमारे नेताओं को डाले, क्यों डालें? पहले वो आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश किए, नहीं हरा पाए। दिल्ली में रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाए। पंजाब में रोकने को कोशिश किए, नहीं रोक पाए। गुजरात गए, गुजरात में रोकने की कोशिश की, वहां पे बीज लगा के तो आ गए हैं, फल अगली बार तोड़ने जाएंगे, तो नहीं रोक पाए। इनको ये पता चल गया कि यार इनको ऐसे चुनाव से रोकना मुश्किल है। तो इनका सबसे बड़ा क्रेडिट क्या है? इनकी क्रेडिट है यार ईमानदारी और केजरीवाल। तो ईमानदारी पर इनको लांछन लगाया जाए। इन्होंने फिर एक एक करके ईडी को उपयोग करके, ईडी में ऐसे ऐसे कानून हैं, मैं सिंपल शब्द में बताता हूं, कि बिना मतलब जब तक पुलिस चाहे तब तक उनको अंदर रख सकती है। ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के तहत इनको अंदर रखकर बदनाम करने का प्रयास कर रही है। अब जब आप लोकसभा चुनाव 2024 में लड़ने जाएंगे तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ मायावती भी बड़ा प्रतिनिधित्व करती है जनता का, क्योंकि पिछली बार के अगर रिजल्ट को देखा जाए तो 10 सीटें उन्होंने जीती थी लोकसभा में। लेकिन उनकी स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, मुझे उसका तो कोई आइडिया नहीं है कि आ सकती है नहीं आ सकती, लेकिन पिछले पूरे समय को देखते हुए मायावती जी राजनीतिक परिदृश्य से दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। उनका जो वोट बेस है काफ़ी सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपने लोगों से, जनता से मिलती ही नहीं है, और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि उनकी राजनीति आज क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पाठक जी, बड़े बेबाकी से आपने सभी सवालों के जवाब दिए, और एबीपी लाइव से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।